स्कॉटिश एनलाइटनमेंट के एक महान हस्ती डेविड ह्यूम एक ऐसे दार्शनिक थे जिनके विचार आज भी पश्चिमी आइडियसों को आकार देते हैं। 1711 में जन्मे ह्यूम की बौद्धिक यात्रा ने उन्हें मानव ज्ञान और मोरालता की नींव पर ही सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। उनके गहरे संशयवाद और अनुभवजन्य अवलोकन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उनके समय के दार्शनिक थ्योरीजों को चुनौती दी और बौद्धिक इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। ह्यूम का दर्शन अमूर्त तर्क पर गहरे संदेह और इस दृढ़ विश्वास की विशेषता है कि सभी ज्ञान इंद्रिय एक्सपीरियंस पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि हमारे विचार चाहे कितने भी जटिल या अमूर्त क्यों न हों, अंततः हमारी सेंसरियों के माध्यम से प्राप्त नोशनों पर वापस आ सकते हैं। ज्ञान के स्रोत के रूप में एक्सपीरियंस पर इस जोर ने ह्यूम को दर्शन की अनुभवजन्य परंपरा में स्थापित किया। हालांकि ह्यूम का संशयवाद केवल सवाल उठाने से कहीं आगे निकल गया। उन्होंने एक निश्चित अपरिवर्तनशील सेल्फ के अस्तित्व पर संदेह किया, यह तर्क देते हुए कि व्यक्तिगत पहचान की हमारी भावना क्षणभंगुर नोशनों के एक बंडल से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कार्य कारण की धारणा को चुनौती दी, यह सुझाव देते हुए कि कार्य कारण में हमारा विश्वास किसी भी अंतर्निहित आवश्यकता के बजाय आदत और रिवाज पर आधारित है। निम्नलिखित भागों में हम इस दार्शनिक महारथी के जीवन, आइडियासों और स्थायी विरासत के बारे में और जानेंगे, उनके आइडियासों के प्रमुख थ्योरीजों और पश्चिमी दर्शन के पाठ्यक्रम पर उनके गहन इम्पैक्ट की खोज करेंगे। 1711 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में जन्मे डेविड ह्यूम ने प्रबुद्धता के शिखर पर एक दुनिया में प्रवेश किया जो अभूतपूर्व बौद्धिक उथल-पुथल का दौर था। उनके बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन सभी लोगों का कहना है कि उन्होंने कम उम्र से ही एक विलक्षण बुद्धि का प्रदर्शन किया था। ह्यूम की औपचारिक शिक्षा एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में हुई, जहां उन्होंने क्लासिक्स, रीजन शास्त्र और तत्वमीमांसा का अध्ययन किया। हालांकि उन्होंने पारंपरिक पाठ्यक्रम को दम घुटने वाला पाया और जल्द ही अध्ययन के एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम पर निकल पड़े। जॉन लोके और जॉर्ज बर्कले जैसे आधुनिक फिलोसॉफिकलों के कार्यों में खुद को विसर्जित कर लिया। बौद्धिक खोज के इस दौर के दौरान ही ह्यूम ने एक्सपीरियंस किया, जिसे उन्होंने बाद में दार्शनिक जागृति के रूप में वर्णित किया। उन्होंने अपने समय के प्राप्त ज्ञान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, पारंपरिक तत्व मीमांसा और मानवीय तर्क की सीमाओं के प्रति गहरा संदेह विकसित किया। इस प्रारंभिक बौद्धिक संकट ने ह्यूम को हतोत्साहित करने के बजाय उनके दार्शनिक अग्नि को हवा दी। उन्होंने अनुभवजन्य अवलोकन और स्केप्टिसिज्मी पूछताछ पर आधारित आइडियासों की एक नई प्रणाली विकसित करने का संकल्प लिया, एक ऐसी प्रणाली जो ज्ञान और विश्वास की नींव को ही चुनौती देगी। 27 वर्ष की आयु में ह्यूम ने अपना पहला और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण काम प्रकाशित किया। 1729 और 1740 के बीच 3 खंडों में प्रकाशित यह महत्वाकांक्षी और अभूतपूर्व ग्रंथ ह्यूम की दार्शनिक प्रणाली के मूल को सामिंदे रखता है और बौद्धिक दुनिया में आघात तरंगें भेजता है। में ह्यूम ने अनुभवजन्य अवलोकन और स्केप्टिसिज्मी पूछताछ के थ्योरीजों के आधार पर मिंडुष्य के विज्ञान को विकसित करने के लिए निर्धारित किया। उन्होंने तर्क दिया कि मानव मन के कामकाज की सावधानीपूर्वक जांच करके हम ज्ञान, विश्वास, मोरालता और यहां तक कि स्वयं की प्रकृति की स्पष्ट समझ प्राप्त कर सकते हैं। को इसके प्रारंभिक प्रकाशन पर उदासीनता और यहां तक कि शत्रुता का सामिंदा करना पड़ा। ह्यूम का कट्टर अनुभववाद, पारंपरिक तत्व मीमांसा के प्रति उनका संशयवाद और मोरालता पर उनके अट्रेडिशनगत विचार उनके समकालीन लोगों के स्वाद के लिए बहुत कट्टरपंथी साबित हुए। हालांकि को अंततः अपने दर्शक मिल ही जाएंगे। समय के साथ इसका इम्पैक्ट बढ़ता गया और इसे पश्चिमी दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक के रूप में आइडेंटिटिया जाने लगा। में बोए गए संशयवाद और अनुभवजन्य कठोरता के बीज फिलोसॉफिकलों की बाद की पीढ़ियों के कार्यों में जड़ जमाएंगे और फलेंगे फूलेंगे। ह्यूम की दार्शनिक प्रणाली के केंद्र में अनुभववाद का सिद्धांत है। यह विश्वास कि सभी ज्ञान इंद्रिय एक्सपीरियंस से उत्पन्न होता है। ह्यूम ने तर्क किया कि हमारे दिमाग जन्म के समय खाली स्लेट या टेबुला रस हैं, जिस पर एक्सपीरियंस अपने इम्पैक्ट लिखता है। ह्यूम के अनुसार हमारे सभी विचार चाहे कितने भी जटिल या अमूर्त क्यों न हो, अंततः हमारी सेंसरियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सरल प्रभावों पर वापस आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सुनहरे पहाड़ का हमारा विचार 2 सरल आइडियाजों से बना एक जटिल विचार है। सोना और पहाड़
जो दोनों ही इंद्रिय अनुभवों से प्राप्त होते हैं। ह्यूम ने दो प्रकार की मानसिक सामग्री के बीच अंतर किया, इंप्रेशन और आइडियाज। इंप्रेशन ज्वलंत, जबरदस्त नोशनें हैं जिन्हें हम अपनी सेंसरियों के माध्यम से सीधे एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे आग से गर्मी का एहसास या सेब से मिठास का स्वाद। दूसरी ओर विचार छापों की फीकी प्रतियां हैं जो स्मृति में संग्रहित होती हैं और बाद में याद की जाती हैं। ज्ञान की नींव के रूप में एक्सपीरियंस पर इस जोर ने ह्यूम को रेने डेस्कार्टिस जैसे आइडियस्कों के रीजनवादी दर्शन को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, जो मानते थे कि कुछ सच्चाइयों को केवल शुद्ध तर्क के माध्यम से जाना जा सकता है। ह्यूम के लिए तर्क ज्ञान प्राप्त करने में एक माध्यमिक भूमिका निभाता है, मुख्य रूप से एक्सपीरियंस के कच्चे डेटा को व्यवस्थित और हेरफेर करने के लिए सेवा करता है। भाग 5, संशयवाद, तर्क की सीमाओं को चुनौती। संशयवाद ह्यूम के दार्शनिक दृष्टिकोण की एक परिभाषित विशेषता है। ह्यूम का संशयवाद सभी ज्ञान की शून्यवादी अस्वीकृति नहीं था, बल्कि हम वास्तव में क्या जानने का दावा कर सकते हैं, इसकी सीमाओं की जांच थी। ह्यूम के सबसे कट्टरपंथी तर्कों में से एक ने कार्य कारण की धारणा को लक्षित किया। ह्यूम ने तर्क किया कि कार्य कारण में हमारा विश्वास तर्क पर नहीं बल्कि आदत पर आधारित है। हम देखते हैं कि घटना ए के बाद अक्सर घटना बी होती है। ह्यूम ने तर्क किया, हम ए और बी के बीच आवश्यक संबंध का सीधे अनुभव नहीं करते हैं। ह्यूम का संशयवाद दार्शनिक जांच के अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित हुआ। भाग 6, ह्यूम का कांटा, ज्ञान के दायरे का विभाजन। ह्यूम ने एक अंतर प्रस्तुत किया जिसे ह्यूम के कांटे के रूप में जाना जाता है। यह सभी सार्थक कथनों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है, विचारों के संबंध और तथ्यों के मामले। विचारों के संबंध परिभाषा या तार्किक आवश्यकता से सत्य हैं। तथ्यों के मामले अनुभव पर आधारित होते हैं। इनमें अनुभवजन्य अवलोकन शामिल हैं, जैसे कि आज सुबह सूरज उगा। ह्यूम ने तर्क दिया कि सभी सार्थक ज्ञान इन दो श्रेणियों में से एक में आते हैं। भाग 7, प्रेरण की समस्या और कार्य कारण की सीमाएं। कार्य कारण के ह्यूम के विश्लेषण ने उन्हें दुनिया की हमारी समझ में एक मूलभूत समस्या की पहचान करने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसी समस्या जिसे प्रेरण की समस्या के रूप में जाना जाता है। प्रेरण विशेष टिप्पणियों से सामान्य निष्कर्षों तक तर्क करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, यदि हम देखते हैं कि अतीत में सूर्य प्रतिदिन उगता रहा है, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह कल फिर से उगेगा। हालांकि ह्यूम ने बताया कि यह निष्कर्ष तार्किक आवश्यकता पर आधारित नहीं है। सिर्फ इसलिए कि अतीत में कुछ हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह भविष्य में फिर से होगा। ह्यूम ने तर्क किया कि प्रकृति की एकरूपता में हमारा विश्वास, यह धारणा कि भविष्य अतीत जैसा होगा, तर्क पर नहीं बल्कि आदत और रिवाज पर आधारित है। हमिंदे अतीत में प्रकृति में नियमितताएं देखी हैं और हम मानते हैं कि ये नियमितताएं भविष्य में भी जारी रहेंगी। हालांकि यह धारणा, जबकि माइंडोवैक्नोलॉजिक रूप से सम्मोहक है, में रीजन संगत आधार का अभाव है। प्रेरण की समस्या के सामान्य रूप से विज्ञान और ज्ञान की हमारी समझ के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। यदि ह्यूम सही हैं, तो हमारे वैक्नोलॉजिक सिद्धांत, जो आगमनात्मक तर्क पर आधारित हैं, अंततः निश्चितता के बजाय विश्वास पर आधारित हैं। भाग 8, मोरालता, जुनून और तर्क की सीमाएं। ह्यूम की दार्शनिक पूछताछ ज्ञान के दायरे से परे और मोरालता के क्षेत्र में विस्तारित हुई। उन्होंने अपने समय में प्रचलित रीजनवादी दृष्टिकोण को खारिज कर दिया कि मोरालता तर्क पर आधारित है। इसके बजाय ह्यूम ने तर्क किया कि नैतिक निर्णय अंततः हमारी सेंसों या जुनून पर आधारित होते हैं। ह्यूम के अनुसार तर्क मोरालता में एक माध्यमिक भूमिका निभाता है, जिससे हमें अपने कार्यों के परिणामों को समझने और अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधनों को चुनने में मदद मिलती है। हालांकि अकेले तर्क हमें नैतिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। यह हमारी सेंसें हैं, जैसे सहानुभूति, करुणा और परोपकार, जो अंततः हमारे नैतिक विकल्पों को संचालित करती है। ह्यूम के नैतिक दर्शन को अक्सर भावुकता के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि यह नैतिक निर्णय में भावना और भावना की भूमिका पर जोर देता है। उन्होंने तर्क किया कि नैतिक भेद तर्क से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि सेंसों या छापों को महसूस किया जाता है, जो हमारे भीतर तब उत्पन्न होते हैं जब हम कुछ कार्यों या चरित्र लक्षणों पर विचार करते हैं। मोरालता में जुनून की भूमिका पर ह्यूम के जोर ने पारंपरिक नैतिक थ्योरीजों को चुनौती दी, जिन्होंने नैतिक निर्णय लेने के केंद्र में तर्क को रखा।
नैतिक निर्णय के माइंडोविज्ञान में उनकी अंतर्दृष्टि मोरालता और नैतिक मिंडोविज्ञान में समकालीन बहसों को प्रभावित करती रहती है।